गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, शिक्षण विधियों पर 1500 जो व्याख्यात्मक प्रश्न थे उसकी थर्ड टेस्ट सीरीज़ अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, वैदिक काले शिक्षा कस्मात् संस्कारात् पश्चात आरब्धः अभवत्। अर्थात वैदिक काल में शिक्षा किस संस्कार के पश्चात प्रारंभ की जाती थी। अर्थात अध्ययन प्रारंभ करने का संस्कार हमसे पूछा गया है कि वैदिक काल में शिक्षा किस संस्कार के पश्चात आरंभ की जाती थी। देखिए, 4 ऑप्शन है, चारों को रीड आउट कर लेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है वेदारंभ संस्कार। सेकंड है नामकरण संस्कार। थर्ड है कर्णवेध संस्कार और फोर्थ है उपनयन संस्कार। देखिए, वेदारंभ संस्कार और उपनयन संस्कार ये दोनों ही संस्कार शिक्षा से संबंधित हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कि वैदिक काल में शिक्षा किस संस्कार के पश्चात आरंभ हो जाती थी। तो शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार आपका है उपनयन संस्कार। देखिए, ये जो उपनयन संस्कार है ये सामान्यतया 5 वर्ष की आयु में संपन्न हो जाता था और इस संस्कार के पश्चात ही किसी भी बालक को गुरुकुल में प्रवेश मिलता था और गुरुकुल में प्रवेश मिलने के उपरांत ही वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ होती थी। तो वैदिक काल में शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार उपनयन संस्कार है। फर्स्ट क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भाषायाः इयम विशेषता नास्ति। भाषा की यह विशेषता नहीं है। फिर से देखेंगे, भाषायाः इयम विशेषता नास्ति, अर्थात भाषा की यह विशेषता नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अर्जित संपत्ति। क्या भाषा अर्जित संपत्ति है? देखिए, अर्जित संपत्ति का तात्पर्य यह है कि यदि हम मेहनत करें और मेहनत करके यदि किसी चीज़ को हम प्राप्त कर लेते हैं तो वो हमारी अर्जित संपत्ति कहलाती है। और सामान्यतः आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भाषा सीखना चाहता है तो वो बहुत मेहनत करके किसी भी भाषा पर अधिकार कर सकता है, अर्थात किसी भी भाषा को सीख सकता है। तो भाषा अर्जित संपत्ति होगी, क्योंकि प्रयत्न करने पर भाषा सीखी जा सकती है। तो भाषा की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो भाषा अर्जित संपत्ति तो है, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है। प्रतीकात्मिका का तात्पर्य है भाषा सिंबॉलिक है, और सिंबॉलिक का तात्पर्य है कि भाषा के चिन्ह होते हैं और चिन्हों के माध्यम से ही भाषा को लिखा जाता है। भाषा जिन चिन्हों के माध्यम से लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि है, प्रत्येक भाषा के अपने प्रतीक हैं। जैसे कि अ के लिए सामान्यतया इस तरह का प्रतीक है, इसी के माध्यम से अ को लिखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक भाषा के अपने प्रतीक हैं, अपने शब्द हैं जिनके माध्यम से भाषा को लिखा जाता है। तो भाषा प्रतीकात्मिका भी है, अर्थात सेकंड ऑप्शन भी आपका सही हो गया। अपरिवर्तनशीला। देखिए, ये हमसे कह रहे हैं कि भाषा कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर द, क्या भाषा सीखना कठिन से सरल की ओर इस शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है? तो ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। भाषा सीखना कठिन से सरल इस शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है, जबकि अध्यापन अर्थात पढ़ाना सरल से कठिन की ओर इस शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। जब कोई अध्यापक किसी कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो वह सरल से कठिन की ओर इस शिक्षण सूत्र का सहारा लेता है। किंतु जब हम भाषा सीखते हैं बाल्यावस्था में, तो पहले हमें भाषा बहुत ही कठिन लगती है और उसके बाद आज इस अवस्था में हमें भाषा सरल प्रतीत होती है। तो भाषा सीखना सरल से कठिन की ओर इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करता है। तो भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, हम पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं। भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात मेहनत करके भाषा को सीखा जा सकता है। भाषा प्रतीकात्मिका है,
अर्थात प्रत्येक भाषा के कुछ सिंबल होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, उन्हीं के माध्यम से भाषा को लिखा जाता है। देखिए फोर्थ आपका ऑप्शन है कठिनात सरलम प्रति। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा सीखना कठिन से सरल की ओर इस शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। हमसे प्रश्न पूछा गया था भाषा की कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो भाषा अपरिवर्तनशील नहीं है। तो आपके सेकंड ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स कि भाषा अपरिवर्तनशील नहीं है, जबकि भाषा तो निरंतर परिवर्तनशील है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें लिखा है त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान कैसा है। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम वर्तते। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान कैसा है। देखिए संस्कृत लेना अनिवार्य नहीं है, हमारे पास 3-4 भाषाओं का ऑप्शन होता है, उनमें से हम कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हैं, तो संस्कृत लेना अनिवार्य नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आपका वैकल्पिक, अर्थात बहुत सारे विकल्पों में से हमें संस्कृत भाषा चूज़ करने का अवसर प्राप्त होता है क्या हमें यह अधिकार है कि हम संस्कृत भाषा का चयन करें, अन्यथा किसी अन्य भाषा का भी चयन करें। तो त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान वैकल्पिक है, अर्थात बहुत सारे विकल्पों में से हम संस्कृत भाषा का चयन करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो गया वैकल्पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा हुआ है व्याकरण शिक्षणस्य सूत्र विधेः अपर नाम किम। अर्थात व्याकरण शिक्षण की सूत्र विधि का अन्य नाम क्या है। व्याकरण शिक्षण की सूत्र विधि का अन्य नाम क्या है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये नोटिस करना है कि सूत्र विधि किस प्रकार की विधि है और कौन से समय में प्रारंभ हुई। सूत्र विधि जो थी वो प्राचीन शिक्षण विधियां जो थी उनका एक हिस्सा है, और सूत्र विधि में क्या है, जितने भी व्याकरण के सूत्र हैं उनको नियम बनाकर रट लिया जाता है। तो सूत्र विधि का अन्य नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है पारायण विधि। और देखिए पारायण विधि में तो मंत्रों को याद किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, पारायण विधि में मंत्रों को याद किया जाता है, जबकि हमसे सूत्र पूछा गया है। सेकंड है आपकी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में किसी भी गद्य और पद्य की व्याख्या की जाती है। थर्ड ऑप्शन है आपका कंठस्थीकरण। तो आपको याद रखना है कि सूत्र विधि में जितने भी व्याकरण के सूत्र या नियम हैं उनको याद किया जाता है, कंठस्थ किया जाता है। तो सूत्र विधि का अन्य नाम हो जाएगा कंठस्थीकरण विधि। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रत्यक्ष विधेः अपरम नाम किम। अर्थात प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम क्या है। देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि का तात्पर्य है किसी एक भाषा को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। यदि हम संस्कृत की बात करें तो कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत भाषा अनिवार्य रूप से हमें पढ़नी होती है, और उस दौरान हमें क्या होता है कि संस्कृत पढ़ाते समय अध्यापक हिंदी भाषा का सहारा लेता है, अर्थात संस्कृत के गद्य एवं पद्य पढ़कर उनकी व्याख्या वो हिंदी भाषा में करता है। जबकि प्रत्यक्ष विधि में संस्कृत भाषा को सरल संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्बाध विधि, सेकंड ऑप्शन है वार्तालाप विधि, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त विधि, और फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक विधि। तो प्रत्यक्ष विधि जो है उसको कहते हैं निर्बाध विधि या फिर मात्र विधि। ध्यान रखिएगा, निर्बाध विधि भी कहते हैं और मात्र विधि भी कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि इसमें संस्कृत भाषा को सरल संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जिसमें मातृभाषा और प्रांतीय भाषा, जो आपकी जितनी भी प्रांतीय भाषा हैं उनका प्रयोग वर्जित है, अर्थात प्रांतीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है।
इसमें जो भाषा है उसको उसी सरल भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम निर्बाध विधि या मातृ विधि है। देखिए, संस्कृत को यदि हम चाहते हैं कि संस्कृत भाषा का बहुत अधिक प्रचार एवं प्रसार हो, तो इस विधि के माध्यम से ही संस्कृत शिक्षण करवाया जाना चाहिए। इस विधि में यदि कक्षा में अध्यापन करवाया जाएगा तो कक्षा में संस्कृतमय वातावरण भी उत्पन्न होगा और छात्रों को संस्कृत सीखने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, छात्रों का शब्दकोश में वृद्धि होगी। अतः प्रत्यक्ष विधि जो है उसी के माध्यम से संस्कृत का अध्यापन करवाया जाना चाहिए। तो संस्कृत शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि इसमें संस्कृत को सरल संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। हमारा क्वेश्चन था प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम क्या है, तो हम 4 ऑप्शन में यहाँ पर जो दे रखे हैं उसमें हम कहेंगे निर्बाध विधि, अर्थात इसमें प्रांतीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका एक अन्य नाम मातृ विधि भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें लिखा हुआ है संहिता पाठ, पद पाठ इत्यादि नाम प्रयोगे अस्मिन् विधौ भवति, अर्थात संहिता पाठ एवं पद पाठ ये किस विधि में प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए संहिता पाठ एवं पद पाठ ये दोनों ही जो पाठ है वो वैदिक मंत्रों से संबंधित है। याद रखिएगा, ये दोनों ही जो पाठ हैं वो वैदिक मंत्रों से संबंधित हैं, अर्थात वैदिक मंत्रों को जब सरल पद्धति से गाया जाता था या कठिन वैदिक मंत्रों को जब संधि समास उपसर्ग इनको तोड़कर जब सरल किया जाता था, उसी को पद पाठ कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है संहिता पाठ एवं पद पाठ किस विधि में प्रयुक्त होते हैं। चलिए देखते हैं। ऑप्शन अ वाद विवाद विधि में, ऑप्शन ब निगमन विधि में, ऑप्शन स आगमन विधि में, ऑप्शन द पारायण विधि में। देखिए पारायण का संबंध मंत्रों से है। वैदिक मंत्रों को पुनः पुनः याद करके कंठस्थीकरण करना पारायण कहलाता था। और हमसे पूछा गया है संहिता पाठ और पद पाठ का संबंध किससे है, तो संहिता पाठ और पद पाठ वैदिक मंत्रों से संबंधित हैं और वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करने की विधि पारायण विधि कहलाती थी। अतः संहिता पाठ एवं पद पाठ का संबंध भी पारायण विधि से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा द पारायण विधि। देखिए हम ऑप्शन अ ब एवं स की भी बात कर लेते हैं। ऑप्शन अ है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि जो है वो किसी की व्याख्या करने में प्रयुक्त होती थी। निगमन एवं आगमन विधि, ऑप्शन ब एवं स में जो निगमन एवं आगमन विधि दे रखी है ये दोनों ही व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। जबकि हमसे प्रश्न पूछा है संहिता पाठ एवं पद पाठ का संबंध किससे है, तो ये वैदिक मंत्रों से संबंधित है और वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करने की विधि का नाम था पारायण विधि। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो गया द पारायण विधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्याकरणस्य व्युत्पत्ति का, अर्थात व्याकरण की व्युत्पत्ति कौन सी है। व्याकरण शब्द कैसे बना है, व्याकरण की व्युत्पत्ति कैसे है, तो आपको याद रखना है वि उपसर्ग, ध्यान देना है वि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु एवं ल्यूट प्रत्यय। फिर से ध्यान दीजिएगा, वि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु एवं ल्यूट प्रत्यय के योग से व्याकरणम यह पद बनता है। तो हमसे यही पूछा गया है कि व्याकरणम अर्थात व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। तो आपको याद रखना है कि वि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। कई बार हमसे उपसर्गों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरणम इस पद में कितने उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि व्याकरणम में 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, वि उपसर्ग एवं आंग उपसर्ग। व्याकरणम में क्या धातु प्रयुक्त हुई है, व्याकरणम की धातु क्या है, ये प्रश्न भी हमसे पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि व्याकरणम की धातु है क्री, क्री अर्थात करना। और कई बार हमसे व्याकरण में प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्रत्यय का नाम है ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय में यू शेष रहता है।
युवोर नाकौ सूत्र से यू को अनम आदेश होता है, तो आपका मूल पद बन जाएगा व्याकरणम। देखिए एक और क्वेश्चन आपको यहीं से बता देती हूँ कि जैसे आमरणम आजन्मम, आमरण आजन्म, ये शब्द यदि हिंदी में प्रयुक्त होंगे तो आपका उपसर्ग आ जाएगा आ जन्म एवं आ मरण में कौन सा उपसर्ग है, हिंदी की बात करें तो आ जाएगा आ उपसर्ग। लेकिन यही क्वेश्चन यदि संस्कृत में पूछा जाए और आपसे पूछा जाए आ जन्मम आ मरणम, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो आपको याद रखना है कि उपसर्ग का नाम हो जाएगा आंग, और इस आंग उपसर्ग में अंग की इत्संज्ञा हो जाएगी तो आपका आ शेष बचेगा। तो व्याकरणम पद में वि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु एवं ल्यूट प्रत्यय, इन सब के योग से व्याकरणम पद बना है। तो व्याकरणम की व्युत्पत्ति का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, आगमन विधि का अन्य नाम क्या है। आगमन विधि का अन्य नाम क्या है। देखिए आगमन विधि क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। आगमन विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण की एक विधि है, क्योंकि कई बार सीधा सीधा हमसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आगमन विधि का संबंध किससे है। तो आगमन विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण की एक विधि है। और कई बार हमसे ये भी पूछा जाता है कि आगमन विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है। तो देखिए आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सूत्र प्रस्तुत किए जाते हैं और सूत्रों के माध्यम से उन उदाहरणों को सत्यापित किया जाता है, अर्थात सिद्ध किया जाता है। आगमन विधि में उदाहरण पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, उदाहरणों के बाद सूत्र स्थापित किए जाते हैं, तो उदाहरण से नियम की ओर यह शिक्षण सूत्र इसमें कार्य करता है। हमसे प्रश्न पूछा गया है आगमन विधि का अन्य नाम क्या है। पहला ऑप्शन है भाषा संसर्ग विधि, सेकंड ऑप्शन है अर्थावबोध विधि, थर्ड ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि और फोर्थ ऑप्शन है अनौपचारिक विधि। तो आपको याद रखना है आगमन विधि का अन्य नाम प्रश्नोत्तर विधि है और यह व्याकरण शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर इस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर है आगमन विधि का अन्य नाम प्रश्नोत्तर विधि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है सूत्र विधौ, सूत्र विधौ पाठ्य विषय कह आसीत, अर्थात सूत्र विधि में पढ़ने योग्य विषय वस्तु कौन सी होती है। सूत्र विधि में पढ़ने योग्य विषय वस्तु कौन सी होती है, अर्थात सूत्र विधि में किसका पठन किया जाता है। देखिए सूत्र विधि में पहले भी मैंने बताया था व्याकरण के जितने भी नियम हैं उनको कंठस्थीकरण करने की विधि का नाम सूत्र विधि है। फिर से ध्यान दीजिएगा, व्याकरण के जितने भी नियम हैं, जितने भी सूत्र हैं, उनको कंठस्थीकरण करने की विधि का नाम सूत्र विधि है। तो देखिए हमसे प्रश्न पूछा सूत्र विधि में पाठ्य विषय कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है वैदिक मंत्र, सेकंड है व्याकरण के नियम, थर्ड है कविता पाठ, फोर्थ है गद्य पाठ। देखिए कविता पाठ अपने आप में एक अलग विषय वस्तु है, गद्य पाठ जो है वो अपने आप में एक अलग सी पाठ योजना है। हमारे पास दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न है, वैदिक मंत्र या व्याकरण के नियम। तो देखिए वैदिक मंत्र और व्याकरण के नियम दोनों ही कंठस्थीकरण पर तो आधारित हैं, किंतु वैदिक मंत्रों को कंठस्थीकरण करने की विधि का नाम है पारायण विधि। वैदिक मंत्रों को 2, 3, 4 बार जब याद किया जाए और सुनाया जाए अपने गुरु के समक्ष, तो याद करके यह सुनाने की प्रक्रिया ही पारायण विधि कहलाती थी। तो वैदिक मंत्रों का संबंध तो है पारायण विधि से, जबकि व्याकरण के नियमों को और सूत्रों को कंठस्थीकरण करने की विधि को कहते हैं सूत्र विधि। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण नियम, अर्थात सूत्र विधि में क्या पढ़ा जाता था। तो सूत्र विधि में व्याकरण के नियमों को कंठस्थीकरण किया जाता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें लिखा है पाठ योजनायाः मुख्यतया
आधारभूत सोपानानि कति, पाठ योजना के आधारभूत सोपान कितने हैं। देखिए पाठ योजना जो है वो हर्बर्ट महोदय की पंचपदी प्रणाली पर आधारित है। तो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में 5 पद थे, तो पाठ योजना के मुख्यतः आधारभूत सोपान भी सामान्यतया 5 ही हैं। देखिए ये जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के 5 सोपान हैं, उनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इन 5 सोपानों को क्रमबद्ध कीजिए, और अथवा ऐसा प्रश्न आता है कि 5 सोपानों में तृतीय सोपान क्या है। तो 5 सोपानों को क्रमबद्ध रूप से आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए इनको याद करने की एक बहुत ही सरल ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको याद करना है हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के 5 पदों का सही क्रम। तो आपको इतना सा याद करना है, आपको याद करना है PPTSP। फिर से ध्यान रखिएगा, आपको याद करना है PPTSP। अच्छा देखिए TSP एक क्षेत्र विशेष है, तो TSP तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आपको देखिए PP ही याद करना है। यदि आपने क्रमबद्ध रूप से PPTSP इनको यदि याद कर लिया है, तो हर्बर्ट महोदय की पाठ योजना के जो 5 पद हैं वो 5 पदों का क्रम आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला जो P है उसका तात्पर्य है प्रस्तावना। फर्स्ट जो P है उसका तात्पर्य है प्रस्तावना। सेकंड जो P है उसका तात्पर्य है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण। टी का तात्पर्य है तुलना, ध्यान दीजिएगा, टी का तात्पर्य है तुलना। फिर लिखा है एस, एस का तात्पर्य है सामान्यीकरण। फिर लिखा है पी, पी का तात्पर्य है प्रयोग एवं अभ्यास। फिर से सुना देती हूँ, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण एवं प्रयोग, अर्थात PPTSP याद करने पर हर्बर्ट महोदय की जो पंचपदी प्रणाली है उनके 5 पदों का क्रम आपको याद हो जाएगा। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि हर्बर्ट महोदय की पंचपदी प्रणाली में चौथा जो पद है वो कौन सा है या अंतिम पद कौन सा है, तो आपको केवल PPTSP याद करना है। और वर्तमान जो पाठ योजना है उसका आधार भी हर्बर्ट महोदय की पंचपदी प्रणाली ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है संस्कृत शिक्षणे प्रस्तावनायाः मूलाधारः वर्तते। संस्कृत शिक्षण में प्रस्तावना का मूल आधार क्या है। देखिए प्रस्तावना जो है वो संपूर्ण पाठ योजना में सबसे पहले प्रस्तुत की जाती है। तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या है हमसे पूछा गया है। अब देखिए प्रस्तावना पर बात कर लेते हैं। प्रस्तावना वह विषय वस्तु है जो कि कक्षा में अध्यापक के उपस्थित होने पर सबसे पहले बनाई जाएगी, और प्रस्तावना के माध्यम से कोई भी अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचकर नवीन ज्ञान को प्रदान करना, यही प्रस्तावना का मूल आधार है। अर्थात अध्यापक का प्रथम कर्तव्य ये है कि छात्रों को कितना ज्ञान है यह जांचे, और उसके आधार पर वह क्या करता है, नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करता है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है संस्कृत शिक्षण में प्रस्तावना का मूल आधार क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है समस्या प्रश्न, दूसरा है पूर्व ज्ञान प्राप्ति, थर्ड ऑप्शन है विषय प्रवेश, फोर्थ ऑप्शन है अवधान केंद्रणम। आपसे पहले कह दिया गया है कि प्रस्तावना में अध्यापक का मूल कर्तव्य है छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचना, और पूर्व ज्ञान को जांचने के पश्चात ही वो नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करता है। तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या है, पूर्व ज्ञान प्राप्ति। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है हर्बर्टीय पंचपद्याम प्रस्तावना कर्तुम शक्यते। हर्बर्ट महोदय की जो पंचपदी प्रणाली है उसमें प्रस्तावना किस किस माध्यम से की जा सकती है, अर्थात प्रस्तावना प्रस्तुत करने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रस्तावना प्रस्तुत करने के क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अंतः कथा।
अंतः कथा का तात्पर्य है कोई लघु कथा। क्या लघु कथा के माध्यम से प्रस्तावना प्रस्तुत की जा सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन, उदाहरण एवं चित्र। प्रस्तावना प्रस्तुत करने में प्रारंभिक जो स्तर है कक्षा का प्राथमिक स्तर जो है उसमें उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से भी प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। तो प्रस्तावना प्रस्तुत करने का एक ऑप्शन उदाहरण एवं चित्र भी है। तीसरा ऑप्शन है प्रश्न। क्या प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है? तो थोड़ा सा जो उच्च स्तर है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर, उसमें प्रश्नों के माध्यम से भी प्रस्तावना की जा सकती है। तो प्रस्तावना प्रस्तुत करने का एक अन्य माध्यम प्रश्न भी संभव है। ऑप्शन नंबर द, सर्वे। तो मैं तो ये कहूँगी कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में जो प्रस्तावना है वो अंतःकथा के माध्यम से, उदाहरण एवं चित्रों के माध्यम से एवं प्रश्नों के माध्यम से, अर्थात सभी माध्यमों से संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा द, सर्वे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है प्रस्तावना का मूल आधार क्या है, अर्थात प्रस्तावना में मुख्य पद क्या रहता है। देखिए, प्रस्तावना के मूल आधार की बात पहले भी हमने की थी। प्रस्तावना में कोई अध्यापक जब किसी कथा के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से अथवा श्लोक के माध्यम से किसी विषय को प्रस्तुत करता है और प्रस्तावना के माध्यम से अध्यापक छात्रों में पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है। प्रस्तावना वह साधन है जिसके माध्यम से छात्र पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा है प्रस्तावना का मूल आधार क्या है। प्रस्तावना में कोई भी अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचता है और उस पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने की भूमिका बनाता है। तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व ज्ञान प्राप्ति। पूर्व ज्ञान प्राप्ति के आधार पर ही प्रस्तावना को आगे बढ़ाया जाता है और नवीन विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावनायाः कृते, प्राथमिक स्तरे प्रस्तावनायाः कृते उपयुक्तो विधिः अस्ति। प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावना जब बनाई जाती है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है कथा विधि, अर्थात कथा के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावना बनाई जाए। सेकंड ऑप्शन है काव्यांश विधि, अर्थात किसी गद्य अथवा पद्य के अंश को लिया जाए। तीसरा ऑप्शन है उदाहरण विधि और चौथा ऑप्शन है प्रश्न विधि। देखिए, काव्यांश, उदाहरण और प्रश्न विधि ये दोनों तो उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक जितने भी स्तर हैं या उच्च जो स्तर है उस पर हम लोग प्रयुक्त करते हैं। प्राथमिक स्तर पर तो लघु कथा के माध्यम से ही प्रस्तावना बनाना सर्वोचित है। तो प्रश्न नंबर 14 हमसे कहता है कि प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावना के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि हो जाएगी कथा विधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अध्यापक का घनिष्ठ मित्र क्या है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। अध्यापकस्य घनिष्ठम मित्रम भवति। अध्यापक का घनिष्ठ मित्र कौन है? कक्षा में प्रवेश करने के उपरांत अध्यापक का घनिष्ठ मित्र कौन है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है छात्र, सेकंड है सुधाखंड यानी कि चौक, स है पत्नी और द है श्यामपट्ट। देखिए, अध्यापक का घनिष्ठ मित्र जो है वो श्यामपट्ट को स्वीकार किया गया है। और यदि किसी ऑप्शन में श्यामपट्ट न हो, देखो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका श्यामपट्ट ही है, लेकिन यदि किसी ऑप्शन में श्यामपट्ट अर्थात ब्लैक बोर्ड ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो पाठ्य पुस्तक यदि ऑप्शन में दिया गया है तो आपको पाठ्य पुस्तक भी राइट करना है। ध्यान दीजिएगा, अध्यापक का सबसे फर्स्ट घनिष्ठ मित्र जो है वो तो श्यामपट्ट ही है। यदि 4 ऑप्शन में श्यामपट्ट लिखा है तो श्यामपट्ट ही राइट करना है, लेकिन यदि श्यामपट्ट 4 ऑप्शन में है ही नहीं तो आपको राइट करना है पाठ्य पुस्तकें, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें भी अध्यापक का घनिष्ठ मित्र होती है। तो देखिए, ये जो हमारी 3rd टेस्ट सीरीज थी
शिक्षण विधियों के व्याख्यात्मक प्रश्नों की ये यहीं समाप्त होती है। आप अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और संस्कृत जिज्ञासु छात्रों तक इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैं यह वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी आशा है कि आप संस्कृत के लिए जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान मैं यूट्यूब के माध्यम से ज़रूर कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए। जयतु संस्कृतम।